Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, दैट इज रिलेटेड टू द ब्रिक्स नेशन। That is related to the BRICS nation should strengthen financial integration, says PM. तो यहाँ पर एक important news हमें देखने को मिल रही है. It is related to the financial integration. This news here only talks about the bilateral relation of India and China. We have already discussed in previous videos. From many days this news has been in the papers. That यहाँ पर बात करी गई है कि जितने भी यहाँ पर जितने दिन भी यहाँ पर स्टैंड ऑफ रहा है LAC, that is line of actual control. तो LAC पर जो स्टैंड ऑफ अभी ऑब्जर्व कर रही थी दोनों आर्मीज, दोनों नेशन की आर्मीज, वो अब खत्म हो गया है, वो एंड हो गया है एंड नाउ रेगुलर पेट्रोलिंग विल बी रिज्यूम्ड एंड उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो बायलैटरल रिलेशंस है दे हैव इंप्रूव्ड, राइट। तो इस पूरे आर्टिकल में इन्हीं की बारे में बात करी गई है, इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करी गई है। ये इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ी से यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। दैट द टॉक्स ऑन दी साइडलाइंस, ब्रिक्स समिट जब हो रही है उसकी साइडलाइंस में ही ये बायलैटरल मीटिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिसाइड किया गया जो 4 ईयर स्टैंड ऑफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो खत्म हम करते हैं। देन उसके बाद ये मीटिंग 5 साल बाद ऐसी कोई फॉर्मल मीटिंग इंडिया और चाइना के बीच में हुई है और यहाँ पर लीडर्स ने डिसाइड किया है कि जो आपका डायलॉग मैकेनिज्म है उसको हम रिवाइव करेंगे। इसमें बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ हियर ब्रिक्स नेशन शुड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, सेज PM। तो यहाँ पर ब्रिक्स में जो ग्रुपिंग जो ब्रिक्स नेशंस मिले हैं यहाँ पर यही बात करी गई है। मेजरली PM मोदी की तरफ से ये स्टैंस लिया गया है दैट इंडिया इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रहेगा टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। और साथ में यहाँ पर बोला है कि हमें एक लोकल करेंसी डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, और उसको डिजिटाइज भी करना चाहिए। 2 बातें यहां पर करी गई है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन में कि 2 चीजें जो हैं आपकी, नंबर 1 इज कि फाइनेंशियल इंटीग्रेशन प्लस डिजिटाइजेशन भी होना चाहिए। द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम द इंडियाज UPI, यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट सिस्टम जो हमने डिवाइस किया है, उससे बहुत सारे देश, बहुत सारे नेशंस सीख सकते हैं। तो डिजिटाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेने की यहाँ पर जरूरत है। साथ ही में यहाँ पर इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से क्या हेल्प होगी, सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी इन दी बिटवीन दी मेंबर नेशंस, ठीक है। तो जितने भी ब्रिक्स नेशन हैं, कितने नेशंस हैं, येस्टरडे ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड 10 ऐसे नेशंस हैं जो अभी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। 5 नेशंस तो आपको इसके नाम में ही दिख रहे हैं, 5 ऐसे नेशंस हैं जो इसी साल जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया है, ठीक है। वो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, बिकॉज येस्टरडे ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड सच काइंड ऑफ नॉलेज विद यू कि जिसमें आपको बताया गया था कि 5 ऐसे कौन से नेशंस हैं जिनका यहाँ पर नाम आना चाहिए ग्रुपिंग में जो ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स नेशन शुड स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है कि एक लोकल करेंसी डेवलप होनी चाहिए लोगों के पास, ब्रिक्स नेशन के पास एक लोकल करेंसी होनी चाहिए ताकि जो ट्रेडिंग है वो बहुत ईजी हो जाए। साथ में एक जो वेस्टर्न डोमिनेंस है, डॉलराइजेशन ऑफ मार्केट है, उसको भी हम कॉम्बैट यहाँ पर कर पाए। ये यहाँ पर मेन एम रहेगा फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का। साथ में यहाँ पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आई है, जो नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है। ब्रिक्स की COP, ब्रिक्स की जो मीटिंग है, समिट है आपकी, ब्रिक्स समिट 16 हम बोल सकते हैं। तो ब्रिक्स समिट 16 के बाद जो स्टेटमेंट आई है उसमें यही बोला गया है कि जो वर्ल्ड चैलेंजेस फेस कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में इन द फॉर्म ऑफ गाजा एंड यूक्रेन, तो उनको हमें एड्रेस करना है एंड साथ में हमें फाइनेंशियल इंटीग्रिटी दिखानी है, राइट। तो इस पूरे आर्टिकल में यही बात करी गई है। इसको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दैट दिस आर्टिकल वाज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की ही बात करी गई है, ओके जी। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आपको फ्रंट पेज पर ही देखने को मिलेगा। इट इज रिलेटेड टू दी पॉलिटी सब्जेक्ट, ठीक है। GS पेपर 2 में आप इसको यूज कर सकते हो। साथ में इसमें मेंस का जो यहाँ पर यूज होगा वो होगा आपका फेडरल बैलेंस को लेके, और साथ में ये UPSC प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। आइए डिस्कस करते हैं आर्टिकल के बारे में। इसमें मेजरली बात क्या करी गई है, 2 टाइप की एल्कोहल्स की बात करी गई है। नंबर 1 इज इंटॉक्सिकेटिंग एंड नंबर 2 इज इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है उसका जिक्र कहाँ देखने को मिलता है, इन दी एंट्री 8 ऑफ द स्टेट लिस्ट,
ठीक है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट आपको दी जाती हैं, राइट। 3 लिस्ट कौन सी हैं? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और ऐसे ही स्टेट लिस्ट, जहां पर आपकी स्टेट लिस्ट की भी बात करी गई है, तो 61 के अराउंड यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टेट बना सकती है, रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है। तो यहाँ पर बात यही करी गई है, यही मुद्दा उठाया गया था कि जो एल्कोहल है उसके ऊपर अब सेंटर क्यों ओवर पावर कर रही है, सेंटर उसको क्यों अपने अंडर ले रही है। तो सेंटर का ये कहना था कि भैया हमारी 52 जो आपकी एंट्री है, एंट्री 52 में एक जिक्र आता है अबाउट द इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज का यहाँ पे हमें जिक्र देखने को मिलता है। तो जब इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो उसमें इंडस्ट्रियल एल्कोहल भी ये अपने आप से अज्यूम करके बैठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि एल्कोहल चाहे वो इंटॉक्सिकेटिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, वो उस पर रूलिंग किसकी ओवर पावर करेगी, ओवरराइड किसकी पावर करेगी? स्टेट लिस्ट की ओवर पावर करेगी, ठीक है। तो इससे क्या दर्शाया है सुप्रीम कोर्ट ने? दैट फेडरल बैलेंस हैज टू बी मेंटेन। जो यूनियन है वो कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकती है स्टेट की पावर्स पर, ठीक है। स्टेट की अपनी पावर्स हैं, यूनियन की अपनी पावर्स हैं, दोनों को फेडरल बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई है कि एल्कोहल अपने आप में ही एक नॉक्शियस सब्सटेंस है। नॉक्शियस मतलब हार्मफुल आप बोल सकते हो, नॉक्शियस सब्सटेंस है। तो नॉक्शियस सब्सटेंस का होना ही अपने आप में ये दिखाता है कि इंटॉक्सिकेटिंग है, चाहे वो आपकी डीनेचर्ड स्पिरिट हो या फिर आपकी पोर्टेबल एल्कोहल हो जिसको आप पी भी सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप की एल्कोहल होती है, एक इंडस्ट्रियल, एक पोर्टेबल। पोर्टेबल ऐसा होता है जो कंजम्पशन के लिए होती है, और इंडस्ट्रियल ऐसी होती है जो डिफरेंट आपकी, जिसमें आप यहाँ पर और एडिशन करके उसको पोर्टेबल बनाते हो। अदरवाइज इंडस्ट्रियल एल्कोहल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रियल एल्कोहल जिसमें कोई भी यहाँ पर अभी एडिशन नहीं हुआ है, जिसको वेरियस इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक फार्मास्यूटिकल्स में यूज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, परफ्यूम्स में यूज करते हैं। तो ऐसी एल्कोहल को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है इन दी एंट्री 8 ऑफ दी स्टेट लिस्ट। यहाँ पर ओवरराइड की है स्टेट की पावर कि अगर एल्कोहल से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर एल्कोहल से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होगा उसमें स्टेट लिस्ट ओवर पावर करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही बोला गया था कि ये नॉक्शियस सब्सटेंस अपने आप में ही इनहेरेंटली नॉक्शियस सब्सटेंस है एल्कोहल, तो उसमें हम ये डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते कि इंडस्ट्रियल अलग है और आपकी जो इंटॉक्सिकेटिंग एल्कोहल है वो अलग है। तो इससे क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि फेडरल बैलेंस विल ऑलवेज हैव टू बी मेंटेन। एंड अगर आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाए तो इट कैन टॉक अबाउट द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स एंड इंडस्ट्रियल लिकर्स आर अंडर द पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, नन ऑफ द अबव, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पे दोबारा से इंडस्ट्रीज का जिक्र किया जा सकता है। इसमें दोनों एंट्री 52 एंड एंट्री 8 अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड ओवरऑल आपके लिए 7 शेड्यूल या यूनियन लिस्ट या फिर फेडरल जो पावर्स हैं वो फिर से यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इतना ही था इस आर्टिकल में। साइड में यहाँ पर एक और आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग जितनी देर तक, कल भी हमने यही डिस्कस किया था, जितनी देर तक ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम रहेगा एनसीआर रीजन में, रोज आपको स्टबल बर्निंग से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज दिखते ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टबल बर्निंग है, ठीक है, स्टबल बर्निंग की वजह से क्या होता है, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं रहता, जो एयर है वो इम्प्योर हो जाती है, वो पोल्यूट हो जाती है, जिसको इनहेल करना ये हमारी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी फंडामेंटल राइट का जिक्र किया है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 एज यू ऑल नो इट इज रिलेटेड टू द लाइफ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देयर इज फंडामेंटल राइट वेस्टेड इन एवरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव इन एनवायरमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन। तो ये फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू लाइफ में, कि हर एक सिटीजन का ये हक बनता है कि एनवायरमेंटल फ्री ऑफ पॉल्यूशन में ये सर्वाइव करे लोग। तो दैट इज वाई आर्टिकल 21, जब यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो सरकार के खिलाफ केस हो सकता है। इसमें आप उनको ये बोल सकते हो कि हमारा आर्टिकल 21 की इंफ्रिंजमेंट हुई है, वी वांट दैट आपके जो पोल्यूशन, जो हमारा एनवायरमेंट है, दैट शुड बी पोल्यूशन फ्री। आर्टिकल 21 इससे हिंडर होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इंपॉर्टेंट एक्शंस लिए जाने चाहिए एंड एक फ्री एनवायरमेंट लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है। इस आर्टिकल में यहाँ पर इतना ही बात करी गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आपको फोटो देखने को मिलेगी। दिस इज रिलेटेड टू द रैट टेल फॉल्स।
you will be shown here rat tail falls. तो these are the highest waterfalls in तमिलनाडु स्टेट. ठीक है, तो कभी भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर अब की बार 2024 में फॉल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी रिवर पे या फिर कौन सी स्टेट में भी आपसे पूछा जा सकता है ये फॉल्स कौन सी स्टेट में लाई करते हैं या कौन सी रिवर पे लाई करते हैं. तो अगर ये न्यूज़ में है तो आपको देखना चाहिए. इट इज़ जस्ट दी, यहाँ पर बस एक फोटो दिखाई गई है कि कितना लश ग्रीन यहाँ पर वैली आपको देखने को मिल रही है, लेकिन हम यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि रैट टेल फॉल्स हैं, ये कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु में. ठीक है, कौन सी स्टेट में है, तमिलनाडु में. एंड मंजलार रिवर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है. दीज आर लोकेटेड ऑन दी मंजलार रिवर. मंजलार रिवर क्या है, ये वैगई रिवर की ट्रिब्यूटरी है. वैगई रिवर है जो फ्लो करती है साउथ तमिलनाडु से. ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट था. रैट टेल फॉल्स, रैट टेल फॉल्स को थेरालाई फॉल्स भी बोलते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू माइट चेक इट अगेन बिकॉज आई माइट नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. थेरालाई फॉल्स हम इसको बोलते हैं. रैट टेल फॉल्स ये कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है. ठीक है जी, तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था. मंजलार रिवर, वैगई रिवर एंड रैट टेल फॉल्स एंड तमिलनाडु स्टेट, ये चारों आपस में चीजें रिलेटेड हैं, तो इसमें आपको याद करने की जरूरत है. देन let's move on to the next article. Just a second. Yes, important article अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. यहाँ पर बात करी गई है I4C. I4C क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो यहाँ पर ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर इसको बनाया गया है I4C. तो I4C ने एक रिपोर्ट दी है कि जो इंडिया का साइबर फ्रॉड है उसकी वजह से लगभग 0.7% ऑफ GDP लॉस हो जाता है. तो इसके अंदर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने RBI के साथ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग भी रखी है दैट वी हैव टू कम विद अ सोल्यूशन, ताकि इस पैसे को यहीं पे रोका जाए. बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स देखने को मिलते हैं. लगभग 4000 म्यूल बैंक अकाउंट्स हैं. म्यूल मतलब फेक बैंक अकाउंट्स हमें देखने को मिलते हैं. बहुत सारे ऐसे ATMs हैं. लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 18 ATM हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे जहाँ पर फ्रॉडुलेंट वे से पैसा निकाला गया है किसी और के बैंक अकाउंट से. ठीक है, ओवर दी कॉल्स, साइबर थ्रेट्स जो होती हैं, साइबर थ्रेट में भी पैसा निकाला जाता है. राइट, और यहाँ पर साइबर फ्रॉड जो होता है, कॉलिंग करी जाती है जिसकी वजह से बोला जाता है कि आप लॉटरी जीत गए हैं, या कोई भी बहुत सारे जो नाइफ सिटीजन्स होते हैं उनको यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है कि आप अपना OTP बता दीजिए. बहुत सारे यहाँ पर ये न्यूज़ आती रहती हैं रोज अखबारों में. तो ये इसकी वजह से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे I4C सेंटर जो है, जो इसका मेजर जो I4C है उसका काम क्या है, साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम को रोकना, उसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना. इसमें बहुत सारी ऐसी सब यूनिट्स भी दी गई हैं. सब यूनिट्स इसके अंदर बनाई गई हैं जो क्या काम करती है 24/7. बहुत सारी यूनिट्स ऐसी भी हैं जो 24/7 काम करती हैं टू स्टॉप दी साइबर थ्रेट. तो यहाँ पर 0.7% ऑफ GDP अगर लॉस हो रहा है तो ये नेशन के लिए एक बहुत भारी लॉस है. ठीक है, 0.7 जो % आपका GDP है ये जा सकता था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये जा सकता था एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन ये लॉस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दी साइबर थ्रेट, साइबर फ्रॉड्स. ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है कि एक मीटिंग होनी चाहिए ताकि जो मैकेनिज्म है इसको हम रोक पाएँ, एक मैकेनिज्म डिवाइस कर पाएँ ताकि जो ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, इतना पैसा बाहर जा रहा है, इसको हम रोक पाएँ बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू क्रिप्टो करेंसी एंड गोज आउट ऑफ द नेशन. क्योंकि इसका जो आउटसोर्सिंग है वो कैसे होता है, अब क्रिप्टो करेंसी में इसको बदलेंगे, क्रिप्टो करेंसी में बदल के इसको ले जा सकते हैं देश से बाहर भी, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी तक कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म हम डिवाइस नहीं कर पाए हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ओके जी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दैट UK इज टू इन्वेस्ट 205 करोड़ टू हेल्प फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन. मेजरली यहाँ पर आपका PET पेट बॉटल्स जो हम बोलते हैं, राइट, पोलीथाइलिन, टेरेथैलेट जो बॉटल्स होती हैं, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स हैं, उनका जो पोल्यूशन है उसमें रिसाइकलिंग में हेल्प करने वाले हैं. ये पूरा आर्टिकल एज सच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है, कौन सी स्टेट के साथ हुआ है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जो आप एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो कि 2016 में लाए गए थे एंड जिनको अब अमेंड भी किया गया है 2022 में. 2022 में एक बहुत सारे नए एडिशंस किए गए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर था सिंगल यूज प्लास्टिक. जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हमें एंड कर देना है बाय 2022. ऐसा प्लास्टिक जो एक ही बार यूज हो सकता है उसको ना हम रिसाइकल कर पाते हैं,
ना हम उसको डिग्रेड कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या बोल रहे हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है SUPs उसको हमें 2022 की टाइमलाइन तक एंड कर देना है। इनिशियली जो आपके 2016 के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उनमें से एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर ये बात करते हैं ऑन द ऑफ द प्रिंसिपल दैट पॉल्यूटर पेज, पॉल्यूटर पे करेगा। इसका मतलब क्या है, जो एक प्रिंसिपल है कि जितना भी कोई प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक उतना ही उसको रिसाइकल करके देना है, उतना ही उसको रिप्रोसेस करना है, अदरवाइज जो फाइन लगेगा वो पॉल्यूटर, जिसने यहाँ पर जो पॉल्यूशन यहाँ पर फैला हुआ है इसके ऊपर किसी इंसान का नहीं लगेगा, जिसकी वजह से जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही आपने रिप्रोसेस रिसाइकल भी करना है, दैट इज एक्सटेंडेड पॉल्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, वो आए थे 2016 में। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली जो 50 माइक्रोन्स है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, दिस इज स्पेसिफिकली एनवायरमेंट टॉपिक। तो यहाँ पर 50 माइक्रोन्स जितना एक जो साइज है प्लास्टिक बैग्स का वो 50 माइक्रोन से ही ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट रूल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अब की बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इंडिया क्लोज टू फाइनलाइजिंग इंडस्ट्री कार्बन टारगेट्स अहेड ऑफ COP मीट, ठीक है। UNFCCC की मीटिंग अभी होने वाली है, इसका 29th एडिशन होने वाला है बाकू अजरबैजान। दोबारा से जब ये मीटिंग होगी देन वी विल बी डिस्कसिंग इट अगेन इन डिटेल। UNFCCC को हम तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन क्रेडिट्स। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री है वो कार्बन एमिशन कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है, तो जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है उसके ऊपर ये कार्बन क्रेडिट दिए जा, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट कर रही है उसको अगर वो सेव कर रही है, अगर उसको बचा रही है एमिट होने से, या रीप्रोसेस कर रही है किसी ना किसी फॉर्म में कि हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने से, एमिट होने से बचाया है, राइट। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो नहीं लिमिट कर सकती अपनी प्रोडक्शन को, वो एमिट होगा ही होगा, लेकिन वो उसको आउटसोर्स भी कर सकती हैं, या फिर वो कहीं और किसी और फॉर्म की तरफ से, जैसे कोई कहीं पे प्लांटेशन कर दी है, कहीं पे कोई और रिसाइकलिंग में इन्वेस्ट कर दिया है जहां से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बन कैप्चरिंग में इस्तेमाल कर लिया है। तो किसी ना किसी फॉर्म में इंडस्ट्रीज को क्या करना है, जो कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। मेजर एम कार्बन क्रेडिट का यही है कि अगर आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सेव करी है एमिट होने से, चाहे अपनी इंडस्ट्री से चाहे किसी और फॉर्म में, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, एक क्रेडिट मिलेगा। और ये क्रेडिट मतलब क्या है, पैसा, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट है इसकी वैल्यू मार्केट ड्रिवन होगी, डिमांड और सप्लाई और रेगुलेटरी जो प्रेशर्स होते हैं उसके बेस पर ही ये डिसाइड किया जाएगा कि भैया कितने यहाँ पर कार्बन क्रेडिट की वैल्यू कितनी है। तो अगर कोई इंडस्ट्री नहीं रोक पा रही है एमिशन को, या फिर नहीं रिप्रोसेस कर पा रही है एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को, तो उसके ऊपर क्या एक ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी दूसरी कंपनी जिसके पास ज्यादा कार्बन क्रेडिट है, उसने बहुत अपनी हद से ज्यादा कमा ली है, उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उस कंपनी से आप खरीद सकते हो, उस इंडस्ट्री से आप कार्बन क्रेडिट को बाय कर सकते हो। ये सिंपल मैकेनिज्म है, इसको हमें कंप्लायंस में लाना है क्योंकि ये हमारे टारगेट में था। हमें एक कंप्लायंस मार्केट जो कार्बन एमिशन को रोक पाए, वो कार्बन एमिशन के कंप्लायंस मार्केट को हमने ये बी जो हमारा है यहाँ पर बी देखोगे आप, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसने 2023 में ही बोल दिया था कि ये हमारा जो टारगेट है 2025-26 तक ये हमें पूरा करके देना है। तो इंडियाज जो एमिशन है यहाँ पर एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बात देखने को मिलेगी, दैट द प्राइस ऑफ क्रेडिट वेरीज डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई पे यहाँ पर ये डिपेंड करेगा। और जो एमिशन इंटेंसिटी है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कितना यहाँ पर कार्बन एमिशन हो रहा है, दैट इज नोन एज कार्बन एमिशन इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक स्कीम है हमारे पास, दैट इज PAT, दैट इज परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। व्हाट इज इट, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ये PAT आपकी स्कीम यहाँ पर ऑलरेडी है, जिसको हम यहाँ पर किसमें हम दे सकते हैं ताकि जो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स है उसको मीट कर सके। और कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इसके अंडर आती हैं, दे आर एल्यूमिनियम, क्लोर, एल्कली, सीमेंट, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, पल्प एक्सेट्रा। ये सारी इंडस्ट्रीज अब इसके एम्बिट में आने वाली हैं। और कोप जो समिट होने वाली है, COP समिट होने वाली है अभी UNFCCC की बाकू में, उसके होने से पहले ही हम चाहते हैं कि एक जो कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म है
वो हम डिवाइस कर पाए, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन इंटेंसिटी, राइट, तो वो उनको हम अचीव भी कर पाए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.